नमस्कार। यूपीएससी की तैयारी में जुटे सभी उम्मीदवारों का आज की चर्चा में स्वागत है। आज 30 अक्टूबर 2025 है और हम आज के जरूरी करंट अफेयर्स के पहले भाग पर गहराई से बात करेंगे। नमस्कार। हमारा मकसद है कि जो भी महत्वपूर्ण जानकारी है उसे आसानी से आप तक पहुंचाया जाए ताकि आपकी तैयारी को एक सही दिशा मिल सके। जी। और हाँ, हो सकता है इनमें से कुछ विषयों पर हमने पहले भी बात की हो, तो ये एक तरह से आपका रिवीजन भी हो जाएगा। बिल्कुल, रिवीजन तो बहुत जरूरी है। तो आज हम देखिए मानव विकास सूचकांक से शुरू करके कुछ खास परियोजनाएं, वन्य जीव अभयारण्य, नई तकनीकें और हाँ कुछ कानूनी सिद्धांतों तक कई अहम मुद्दों पर बात करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। जी। तो पहला विषय है मानव विकास सूचकांक, मतलब ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स या HDI। ये सिर्फ देश की आर्थिक तरक्की नहीं देखता है ना, ये लोगों की क्षमताओं पर ज्यादा ध्यान देता है। बिल्कुल सही कहा। ये सिर्फ पैसे की बात नहीं है। HDI को देखिए 1990 में UNDP ने पेश किया था। इसके पीछे डॉक्टर महबूबुल हक और अमर्त्य सेन जैसे बड़े अर्थशास्त्रियों की सोच थी। हाँ हाँ, नाम सुने इनके। जी। तो ये मुख्य रूप से 3 चीजों को मापता है। पहला है स्वास्थ्य, मतलब जन्म के समय जीवन प्रत्याशा कितनी है। ठीक है। दूसरा है शिक्षा। इसमें 2 चीजें हैं, स्कूल में कितने साल बिताने की उम्मीद है और असल में औसतन कितने साल बिताए हैं। अच्छा, अपेक्षित और औसत दोनों। हाँ। और तीसरा है जीवन स्तर। इसे प्रति व्यक्ति सकल राष्ट्रीय आय यानी GNI पर कैपिटा से देखते हैं और इसमें क्रय शक्ति समानता मतलब PPP का ध्यान रखा जाता है। हाँ, वो PPP जरूरी है ताकि हम समझ सकें कि अलग-अलग देशों में आय से असल में कितना खरीदा जा सकता है ना। बिल्कुल। तुलना तभी सही हो पाती है। तो इन तीनों को मिला के स्कोर कैसे बनता है, मतलब कोई फॉर्मूला है? हाँ, संक्षेप में बताऊं तो इन तीनों आयामों के जो सूचकांक होते हैं उनका ज्यामितीय माध्य मतलब ज्योमेट्रिक मीन निकाला जाता है। ज्योमेट्रिक मीन, आसान भाषा में? आसान भाषा में समझें तो ये एक तरह का औसत ही है, लेकिन ये गुणात्मक वृद्धि को बेहतर दिखाता है, खासकर जब हम अलग अलग यूनिट्स को मिला रहे हों, जैसे साल और रुपए। ठीक है। इससे 0 से 1 के बीच का एक स्कोर मिलता है। स्कोर जितना ज्यादा, मानव विकास उतना बेहतर माना जाता है। फिर देशों को 4 ग्रुप्स में बांटते हैं, बहुत उच्च, उच्च, मध्यम और निम्न मानव विकास वाले। और भारत कहाँ है इसमें? 2025 की रिपोर्ट में क्या स्थिति है? देखिए 2025 की जो रिपोर्ट आई है उसके अनुसार भारत का HDI मान 2023 के लिए 0.685 था। 0.685। जी। और इससे भारत 193 देशों में 130वें स्थान पर रहा। ये पिछले साल से थोड़ा बेहतर है। अच्छा, 130वां स्थान। हाँ, और अगर हम 1990 से तुलना करें, जब हमारा स्कोर सिर्फ 0.434 था, तब से अब तक लगभग 48.4% की बढ़ोतरी हुई है। ये काफी महत्वपूर्ण बढ़त है। इसकी वजह क्या रही? इसकी मुख्य वजह है, एक तो जीवन प्रत्याशा बढ़ी है, अब लगभग 72 साल हो गई है। दूसरा, स्कूली शिक्षा के सालों में वृद्धि हुई है। और तीसरा, प्रति व्यक्ति आय भी बढ़ी है। लेकिन 130वां रैंक, मतलब अभी भी काफी गुंजाइश है सुधार की। बिल्कुल। इस प्रगति के बावजूद भारत अब भी मध्यम मानव विकास वाली श्रेणी में ही आता है, तो वहाँ सफर अभी लंबा है। और क्या ये विकास पूरे देश में एक जैसा है या राज्यों में फर्क है? नहीं, यही एक बड़ी चुनौती है। राज्यों के स्तर पर बहुत ज्यादा अंतर देखने को मिलता है। जैसे केरल, गोवा जैसे राज्य हैं जो काफी अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं, उनका स्कोर काफी बेहतर है। वहीं दूसरी तरफ बिहार, उत्तर प्रदेश जैसे राज्य हैं जो राष्ट्रीय औसत से भी पीछे हैं। ये असमानता तो एक बड़ा मुद्दा है। जी, ये दिखाता है कि सिर्फ राष्ट्रीय औसत देखना काफी नहीं है। हमें राज्यों के स्तर पर और राज्यों के अंदर भी जिलों के स्तर पर ध्यान देना होगा। तो सरकार क्या कर रही है इसे सुधारने के लिए? कौन सी योजनाएं हैं जो HDI पर असर डाल सकती हैं? सरकार की कई पहलें चल रही हैं। स्वास्थ्य के लिए देखें तो आयुष्मान भारत है। शिक्षा के लिए राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 लागू की गई है। हाँ। कौशल विकास के लिए स्किल इंडिया मिशन है। किसानों की आय और आवास के लिए PM किसान और PM आवास योजना है। लड़कियों के लिए बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ है। और डिजिटल पहुंच बढ़ाने के लिए डिजिटल इंडिया मिशन। ये सब कहीं न कहीं HDI के जो संकेतक हैं उन्हें बेहतर बनाने का लक्ष्य रखती हैं। लेकिन क्या HDI अपने आप में पूरी कहानी बता देता है? मतलब इसकी कोई कमियां भी है? हाँ, बिल्कुल है। HDI एक बहुत उपयोगी टूल है, इसमें कोई शक नहीं, पर ये परफेक्ट नहीं है। पहली बात तो ये कि ये औसत दिखाता है, तो देश के अंदर जो असमानताएं हैं वो छिप सकती हैं। सही कहा। दूसरी बात, डेटा की क्वालिटी मतलब आंकड़े कितने सही और ताज़ा हैं, ये भी एक मुद्दा हो सकता है, खासकर विकासशील देशों में। और तीसरी बात,
ये पर्यावरण की स्थिरता या शासन की गुणवत्ता जैसे जरूरी पहलुओं को सीधे तौर पर नहीं मापता। तो इसके लिए क्या कोई और सूचकांक भी है? जी हाँ, इसीलिए यूएनडीपी ने कुछ और सूचकांक भी बनाए हैं। जैसे एक है असमानता समायोजित एचडीआई यानी IHDI। IHDI? हाँ, इनइक्वालिटी एडजस्टेड एचडीआई। ये बताता है कि असमानता के कारण देश के एचडीआई स्कोर में कितनी कमी आ जाती है, और भारत के लिए ये कमी लगभग 31% है। 31%? ये तो बहुत ज्यादा है। जी, ये बहुत बड़ा अंतर है। ये साफ दिखाता है कि विकास का जो फायदा है वो सब तक बराबर नहीं पहुंच रहा है। और फिर लैंगिक विकास सूचकांक GDI है और लैंगिक असमानता सूचकांक GII है। GII में भारत की रैंक 108वीं थी यूएनडीपी 2024 रिपोर्ट के अनुसार, जो महिलाओं के स्वास्थ्य, सशक्तिकरण और काम में भागीदारी में कमियों को दिखाता है। और एक बहुआयामी गरीबी सूचकांक MPI भी है, जो सिर्फ आय नहीं बल्कि शिक्षा, स्वास्थ्य और जीवन स्तर के कई पहलुओं से गरीबी को मापता है। तो भारत के लिए आगे की राह क्या होनी चाहिए, खासकर अगर हम यूपीएससी के नजरिए से देखें? देखिए, कुछ चीजें बहुत साफ हैं। पहला, शिक्षा की गुणवत्ता पर जोर देना होगा, सिर्फ स्कूल भेजने पर नहीं। सही। दूसरा, स्वास्थ्य सेवाओं को, खासकर प्राइमरी हेल्थ केयर को सबके लिए सुलभ और बराबर बनाना होगा। तीसरा, विकास समावेशी होना चाहिए, मतलब जो लोग हाशिए पर हैं उन तक फायदा पहुंचे। जैसे महिलाओं, ग्रामीण इलाकों, SC/ST समुदायों, अल्पसंख्यकों के लिए खास कार्यक्रम चलाने होंगे ताकि असमानता कम हो। और चौथा, सतत विकास, मतलब पर्यावरण का ध्यान रखना भी बहुत जरूरी है। और यूपीएससी के लिए? यूपीएससी के लिए ये समझना जरूरी है कि HDI सिर्फ आर्थिक विकास का पैमाना नहीं है, ये मानव कल्याण पर जोर देता है। ये नीतियों के मूल्यांकन का एक फ्रेमवर्क देता है और हमें ये सोचने पर मजबूर करता है कि विकास का असली मतलब क्या है। बिल्कुल। मानव विकास की बात करते हुए अक्सर बड़ी परियोजनाओं का जिक्र आता है, लेकिन उनके साथ अपने मुद्दे भी होते हैं। इसी से जुड़ा हमारा अगला विषय है लोकटक जल विद्युत परियोजना। सुना है हाल में इसके संचालन में कुछ चुनौतियां आई हैं। हाँ, लोकटक परियोजना ये मणिपुर में है, लोकटक झील पर। ये 105 मेगावाट की जल विद्युत परियोजना है। लोकटक झील, ये तो वही है ना जो पूर्वोत्तर की सबसे बड़ी ताजे पानी की झील है, फुमडियों वाली? जी हाँ, वही। अपनी तैरती हुई फुमडियों के लिए बहुत मशहूर है। ये परियोजना काफी पुरानी है, 1983 में इसका वाणिज्यिक परिचालन शुरू हुआ था। अच्छा, इसकी कोई खास बात या हाल की चुनौती क्या है? इसका एक अहम हिस्सा है इथाई बैराज, जो झील में पानी का स्तर बनाए रखता है ताकि बिजली बन सके। अभी इसका स्वामित्व NHPC लिमिटेड के पास है और जो बिजली बनती है वो असम को बेची जाती है। और चुनौतियां? देखिए, बड़ी जड़ीबूटी परियोजनाओं के साथ अक्सर ये मुद्दे आते हैं। हालिया चर्चाएं संभवतः झील के नाजुक पारिस्थितिकी तंत्र पर इस परियोजना के असर और शायद स्थानीय समुदायों के विस्थापन या आजीविका से जुड़े मुद्दों के इर्द गिर्द घूम रही हैं। तो प्रीलिम्स के लिए क्या याद रखें? लोकेशन मणिपुर, झील, लोकटक, बैराज, इथाई और स्वामित्व NHPC, ये मुख्य बातें हैं। ठीक है, पानी की बात से आप समुद्र की गहराइयों में चलते हैं। एक बहुत ही अनोखे जीव की बात करते हैं, सीलाकैंथ। चीन में इसके जीवाश्म की एक नई प्रजाति मिली है। इसे जीवित जीवाश्म क्यों कहते हैं, ये सुनकर ही बड़ी उत्सुकता होती है। हाँ, जीवित जीवाश्म, ये शब्द ही अपने आप में रोमांचक है और सीलाकैंथ के लिए ये बिल्कुल सही बैठता है। ये एक बहुत पुरानी प्रागैतिहासिक मछली है। कितनी पुरानी? इतनी पुरानी कि माना जाता था कि ये डायनासोर के साथ ही खत्म हो गई थी, करीब 6.5 करोड़ साल पहले। अरे जी, लेकिन फिर 1938 में अचानक दक्षिण अफ्रीका के तट पर यह जिंदा पकड़ में आ गई। पूरी वैज्ञानिक दुनिया हैरान रह गई थी। वाकई ये तो कमाल है। और इसके सबसे पुराने जीवाश्म तो लगभग 42 करोड़ साल पुराने हैं, डेवोनियन काल के। 42 करोड़ साल, अद्भुत। और क्या खासियतें हैं इसकी, ये दिखती कैसी है? अभी इसकी 2 जीवित प्रजातियां मालूम हैं। ये गहरे समुद्र के पानी में रहती हैं, करीब 2 मीटर तक लंबी हो सकती हैं। इनकी सबसे अनोखी बात है इनके पंख। वो मांसल होते हैं, लोब जैसे, और अंदर हड्डियां होती हैं, कुछ कुछ जैसे हमारे हाथ पैर में होती हैं। इनसे ये समुद्र की तलहटी पर चलती हुई सी लगती हैं। अच्छा, चलती हुई मछली। हाँ, एक तरह से। और इनके थूथन में, मतलब मुंह के आगे, एक खास अंग होता है, रोस्ट्रल ऑर्गन। ये बिजली के संकेतों को महसूस कर सकता है, जिससे इन्हें अंधेरे में शिकार ढूंढने में मदद मिलती है। वाओ, इलेक्ट्रोसेंसरी ऑर्गन। जी। और एक और चीज,
इनकी खोपड़ी में एक जोड़ होता है जिससे ये अपना मुंह बहुत ज्यादा खोल सकती हैं शिकार को पकड़ने के लिए। कमाल की मछली है ये तो यूपीएससी प्रीलिम्स के लिए जीवित जीवाश्म और ये अनोखी बातें याद रखनी होंगी। बिल्कुल, जीवित जीवाश्म का टैग और ये विशेषताएं, लोब वाले पंख, रोस्ट्रल ऑर्गन और खोपड़ी का जोड़, ये सब बहुत महत्वपूर्ण है। ठीक है, विकास और खाद्य सुरक्षा की बात पर वापस लौटें तो बीज एक बहुत बुनियादी जरूरत है। इसी से जुड़ा है हमारा अगला टॉपिक, राष्ट्रीय बीज निगम यानी नेशनल सीड्स कॉर्पोरेशन एनएससी। हाल ही में इसके एक नए बीज प्रोसेसिंग प्लांट का उद्घाटन हुआ है। जी, एनएससी। इसकी स्थापना 1963 में हुई थी। इसका मुख्य काम है फाउंडेशन और सर्टिफाइड बीजों का उत्पादन और उनका वितरण करना। अच्छा, फाउंडेशन और सर्टिफाइड बीज। हाँ, ये बीजों की गुणवत्ता के स्तर होते हैं। एनएससी कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय के तहत काम करता है और ये भारत सरकार की पूरी हिस्सेदारी वाली एक मिनी रत्न श्रेणी आई कंपनी है। मिनी रत्न स्टेटस भी है। और इसके मुख्य काम क्या हैं? किसानों के लिए ये क्या करता है? सबसे अहम काम तो यही है कि किसानों को अच्छी क्वालिटी के बीज मिले। इसके अलावा ये सरकार की कई योजनाओं को लागू करने में मदद करता है, जैसे एनएमओओपी यानी तिलहन मिशन, एनएफएसएम यानी खाद्य सुरक्षा मिशन, एमआईडीएच यानी बागवानी मिशन। ये बीज बनाने वाली दूसरी एजेंसियों को तकनीकी मदद भी देता है। और बीज प्रोसेसिंग और भंडारण के लिए निजी क्षेत्र में इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने की एक केंद्रीय योजना है, उसके लिए ये नोडल एजेंसी भी है। अच्छा, इंफ्रास्ट्रक्चर में भी भूमिका है। जी, और एक और बात, ये सार्क सीड बैंक का रखरखाव भी करता है। सार्क सीड बैंक भी? ये तो काफी व्यापक काम है। तो इसके कार्य, संबंधित योजनाएं और मिनी रत्न स्टेटस, ये सब परीक्षा के लिए जरूरी हैं। हाँ, प्रीलिम्स और मेंस दोनों के लिए महत्वपूर्ण हो सकता है। अब तकनीक की बात हो रही है तो जरा एविएशन सेक्टर में चलते हैं। SJ-100 विमान, इसके उत्पादन के लिए हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड HAL और रूस की यूनाइटेड एयरक्राफ्ट कॉर्पोरेशन UAC के बीच एक समझौता हुआ है। ये कौन सा विमान है? SJ-100 ये मूल रूप से रूस का है। ओके। ये एक नई पीढ़ी का शॉर्ट हॉल जेट विमान है। शॉर्ट हॉल मतलब कम दूरी की उड़ानों के लिए। अच्छा। रीजनल कनेक्टिविटी के लिए। हाँ, कह सकते हैं। इसे पहले सुखोई सुपर जेट 100 के नाम से जाना जाता था। ये 2 इंजन वाला नैरो बॉडी कमर्शियल एयरक्राफ्ट है। और इसकी क्षमता वगैरह क्या है, और ये समझौता भारत के लिए क्यों अहम है? इसमें करीब 103 सीटें लग सकती हैं और इसकी रेंज लगभग 3500 किलोमीटर है। ऐसा कहा जाता है कि इसकी परिचालन लागत कम है और ये काफी खराब मौसम में भी काम कर सकता है, मतलब -55 डिग्री सेल्सियस से +45 डिग्री सेल्सियस तक। ये तो काफी वर्सेटाइल लगता है। जी। अब भारत की HAL के साथ मिलकर इसकी उत्पादन का जो समझौता हुआ है वो मेक इन इंडिया पहल के लिहाज से अहम है। हाँ, वो तो है। और ये भारत रूस के बीच रक्षा और तकनीकी सहयोग को भी दिखाता है। इससे भारत को क्षेत्रीय विमानन बाजार में अपनी पकड़ बनाने में भी मदद मिल सकती है। तो प्रीलिम्स के लिए इसका मूल, रूस, टाइप, शॉर्ट हॉल नैरो बॉडी और भारत रूस सहयोग वाला पहलू ध्यान में रखना होगा। बिल्कुल। अब जरा सामाजिक न्याय और अधिकारिता के क्षेत्र से जुड़ी एक संस्था पर आते हैं। भारतीय पुनर्वास परिषद यानी रिहैबिलिटेशन काउंसिल ऑफ इंडिया, RCI, इसने हाल में कुछ सुधारों की घोषणा की है। ये संस्था करती क्या है? RCI ये संसद के एक अधिनियम RCI एक्ट 1992 के तहत बनी एक संवैधानिक निकाय है, मतलब स्टैट्यूटरी बॉडी है। इसे कानूनी दर्जा मिला हुआ है। अच्छा, सांविधिक निकाय। हाँ, दिलचस्प बात यह है कि ये पहले 1986 में एक सोसाइटी के तौर पर रजिस्टर हुई थी और फिर 1993 में इसे संवैधानिक निकाय का दर्जा मिला। और काम क्या है इसका? इसका मुख्य काम है दिव्यांग व्यक्तियों के पुनर्वास और उनकी विशेष शिक्षा के क्षेत्र में जो पेशेवर काम करते हैं उनकी ट्रेनिंग और सेवाओं को रेगुलेट करना, उनके लिए मानक तय करना, मतलब क्वालिटी कंट्रोल एक तरह से। हाँ, कह सकते हैं। ये सभी योग्य पेशेवरों का एक सेंट्रल रिहैबिलिटेशन रजिस्टर भी मेंटेन करती है ताकि पता रहे कि कौन क्वालिफाइड है। और ये किस मंत्रालय के अधीन आती है? इसका महत्व क्या है? ये सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय, मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट के तहत आती है। ठीक है। इसका महत्व इस बात में है कि ये सुनिश्चित करती है कि दिव्यांगजनों को जो सेवाएं मिलें वो प्रशिक्षित और योग्य पेशेवरों द्वारा ही दी जाएं। ये लगभग 16 तरह के पेशेवरों के लिए ट्रेनिंग कोर्स, उनके न्यूनतम मानक तय करती है और देश भर में जो ट्रेनिंग संस्थान हैं उन्हें मान्यता भी देती है। तो दिव्यांग जनों के अधिकारों और उनके समावेशी विकास के नजरिए से ये बहुत अहम संस्था हुई।
जी हाँ, बिल्कुल। इसकी सांविधिक स्थिति, इसके काम और ये किस मंत्रालय के तहत है, ये सब यूपीएससी के लिए महत्वपूर्ण है। तकनीक और गवर्नेंस का एक और उदाहरण देखते हैं। कोयला मंत्रालय कोयला शक्ति नाम से एक स्मार्ट कोल एनालिटिक्स डैशबोर्ड लॉन्च करने वाला है। ये क्या चीज़ है? कोयला शक्ति, जैसा कि नाम से थोड़ा अंदाजा लगता है, ये कोयला क्षेत्र के लिए एक इंटीग्रेटेड डिजिटल प्लेटफॉर्म होगा। इंटीग्रेटेड मतलब ये कोयला क्षेत्र के पूरे कामकाज, जैसे कोयले का उत्पादन कितना हुआ, उसकी ढुलाई कहाँ तक पहुंची, कहाँ कितना स्टॉक है, इन सब चीजों की रियल टाइम में निगरानी करेगा और उनका विश्लेषण करेगा। अच्छा, रियल टाइम मॉनिटरिंग। हाँ, इसमें कोयला कंपनियों से लेकर रेलवे, बिजली मंत्रालय, राज्य सरकारें, पावर प्लांट्स, पोर्ट अथॉरिटीज, मतलब जितने भी हितधारक हैं, उन सब का डेटा एक ही जगह पर मिलेगा। तो इसका मकसद क्या है? इससे क्या फायदा होगा? इसका मुख्य उद्देश्य है पूरी कोयला सप्लाई चेन में पारदर्शिता लाना, कामकाज को और बेहतर और कुशल बनाना, और सभी एजेंसियों के बीच समन्वय बढ़ाना। कोऑर्डिनेशन। जी, इससे डेटा के आधार पर फैसले लेने में मदद मिलेगी। सोचिए, अगर कहीं कोयले की सप्लाई में रुकावट आ रही है, तो इस डैशबोर्ड से तुरंत पता चल जाएगा और उसे दूर करने के लिए जल्दी कदम उठाए जा सकेंगे। हाँ, ये तो गवर्नेंस में टेक्नोलॉजी का बहुत अच्छा इस्तेमाल लग रहा है, खासकर ऊर्जा सुरक्षा जैसे अहम क्षेत्र में। बिल्कुल। चलिए, अब एक थोड़ा अलग कानूनी विषय पर आते हैं। विलय का सिद्धांत, यानी डॉक्ट्रिन ऑफ मर्जर। सुप्रीम कोर्ट ने हाल में इसकी सीमाओं पर कुछ टिप्पणी की है। ये सिद्धांत है क्या असल में? ये कॉमन लॉ का एक सिद्धांत है। कॉमन लॉ मतलब वो कानून जो अदालती फैसलों से विकसित होता है। ये सिद्धांत न्यायिक व्यवस्था में एक तरह का अनुशासन और मर्यादा बनाए रखने में मदद करता है। अनुशासन? जी। कैसे? इसका मूल विचार बहुत सीधा सा है। किसी एक ही मामले पर एक ही समय में दो अलग-अलग अदालतों के फैसले प्रभावी नहीं हो सकते। मतलब एक ही इशू पर दो वैलिड ऑर्डर नहीं हो सकते। तो फिर होता क्या है? कौन सा फैसला माना जाता है? ये सिद्धांत कहता है कि जब कोई निचली अदालत, मान लीजिए डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, कोई फैसला देती है और उस फैसले के खिलाफ अपील ऊपरी अदालत में, जैसे हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में की जाती है, और ऊपरी अदालत भी उस पर अपना फैसला सुनाती है, हाँ, तो निचली अदालत का जो फैसला था वो ऊपरी अदालत के फैसले में विलीन हो जाता है, मतलब मर्ज हो जाता है। अच्छा, मर्ज हो जाता है। जी। उसके बाद सिर्फ ऊपरी अदालत का फैसला ही मान्य रहता है और उसी को लागू किया जा सकता है। निचली अदालत के फैसले का कोई स्वतंत्र अस्तित्व नहीं बचता। जैसे कोई छोटी नदी बड़ी नदी में मिलकर अपना अलग वजूद खो देती है, कुछ वैसा ही। ये तो साफ है, लेकिन फिर सुप्रीम कोर्ट ने इसकी सीमाओं की बात क्यों की? क्या ये हमेशा लागू नहीं होता? सुप्रीम कोर्ट ने यही स्पष्ट किया है कि ये कोई पत्थर के लकीर नहीं है, मतलब कोई कठोर नियम नहीं है जिसे हर स्थिति में आंख बंद करके लागू कर दिया जाए। अच्छा। हाँ, ये इस बात पर निर्भर करता है कि ऊपरी अदालत ने किस तरह के अधिकार क्षेत्र का इस्तेमाल किया है और अपील का विषय क्या था, उसकी सामग्री क्या थी। मतलब हो सकता है कुछ स्थितियों में निचली अदालत के फैसले के कुछ हिस्से अप्रभावित रहें या विलय ना हो। ये न्यायपालिका के कामकाज से जुड़ा एक थोड़ा सूक्ष्म लेकिन महत्वपूर्ण बिंदु है। ये तो टेक्निकल है थोड़ा। चलिए, कानून से अब विज्ञान और पर्यावरण की ओर मुड़ते हैं। दिल्ली में पिछले कुछ समय से वायु प्रदूषण एक बड़ी समस्या रही है। हाल में इससे निपटने के लिए क्लाउड सीडिंग का परीक्षण किया गया। ये तकनीक क्या है? क्लाउड सीडिंग ये मौसम में बदलाव लाने की एक तकनीक है। इसका मुख्य मकसद होता है बादलों से बारिश कराना या बारिश को बढ़ाना। कृत्रिम बारिश? हाँ, एक तरह से कह सकते हैं। इसके लिए बादलों में कुछ खास तरह के कण, जिन्हें बीज कहते हैं, डाले जाते हैं। कैसे? आमतौर पर सिल्वर आयोडाइड, पोटेशियम आयोडाइड या फिर साधारण नमक यानी सोडियम क्लोराइड का इस्तेमाल होता है। और ये काम कैसे करता है? मतलब नमक छिड़कने से बारिश कैसे होती है? और क्या किसी भी बादल से बारिश करा सकते हैं? देखिए, बादल में पानी की बहुत छोटी छोटी बूंदें या बर्फ के कण होते हैं। ये बीज वाले कण हवा में मौजूद नमी को अपने चारों ओर इकट्ठा होने के लिए एक सतह या नाभिक, न्यूक्लियस देते हैं। अच्छा, एक आधार देते हैं। हाँ, जब इन नाभिकों के चारों ओर पर्याप्त नमी जमा हो जाती है तो पानी की बूंदें बड़ी और भारी हो जाती हैं और फिर बारिश के रूप में नीचे गिरने लगती हैं। और ये बीज डालते कैसे हैं बादलों में? इन्हें या तो हवाई जहाज का इस्तेमाल करके बादलों के ऊपर से छिड़का लाता है या फिर जमीन पर बड़े बड़े जनरेटर लगाकर धुएं के साथ ऊपर भेजा जाता है। लेकिन आपने पूछा कि क्या किसी भी बादल से बारिश हो सकती है, तो जवाब है नहीं। इसके लिए कुछ जरूरी शर्तें होती हैं। पहली बात तो ये कि बादल पहले से मौजूद होने चाहिए। आसमान साफ हो तो ये काम नहीं करेगा, जाहिर है। दूसरी बात, उन बादलों में पर्याप्त नमी होनी चाहिए। तीसरी, बादलों की मोटाई भी ठीक ठाक होनी चाहिए। कम से कम 1 किलोमीटर मोटे बादल हों तो बेहतर है। और हवा का बहाव भी अनुकूल होना चाहिए। साथ ही बादल में ऊपर की ओर उठती हुई हवा की धाराएं, जिन्हें अपड्राफ्ट्स कहते हैं, वो भी जरूरी हैं।
तो काफी चीजों पर निर्भर करता है। जी, ये तकनीक सूखाग्रस्त इलाकों या फिर जैसे दिल्ली में प्रदूषण कम करने के लिए उपयोगी हो सकती है, लेकिन इसकी प्रभावशीलता कितनी है और इसके पर्यावरण पर क्या असर पड़ सकते हैं, इस पर अभी भी बहस और रिसर्च जारी है। समझ गई। पर्यावरण की बात चली रही है तो वन्यजीव अभयारण्यों का जिक्र भी जरूरी है। काराकोरम वन्यजीव अभयारण्य, इसकी सीमाओं को फिर से तय करने का कोई प्रस्ताव आया है। ये कहाँ है और क्यों खास है? काराकोरम वन्यजीव अभयारण्य ये केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख में स्थित है। हेमिस नेशनल पार्क के उत्तर में पड़ता है ये। लद्दाख में? नाम से लग रहा है ऊंचाई वाला इलाका होगा। बिल्कुल, जैसा कि नाम है, ये काराकोरम रेंज के ऊंचे बर्फीले पहाड़ों वाला इलाका है। यहाँ बर्फ से ढकी चोटियां हैं, अल्पाइन घास के मैदान हैं जिन्हें मर्ग कहते हैं, और गहरी घाटियां हैं। साल्टोरो कांगरी, सासेर कांगरी जैसी मशहूर चोटियां इसी अभयारण्य में आती हैं। नदियां भी होंगी? हाँ, श्योक नदी और नुब्रा नदी यहाँ के प्रमुख जल स्रोत हैं, जो आगे जाकर सिंधु नदी में मिलती हैं। और यहाँ कौन से जीव जंतु और पेड़ पौधे मिलते हैं? यहाँ ऊंचाई वाली अल्पाइन वनस्पति मिलती है। कई तरह के औषधीय पौधे भी पाए जाते हैं और ठंडे रेगिस्तान वाली वनस्पतियां भी हैं। और जानवर? जानवरों में यहाँ के सितारे हैं हिम तेंदुआ, स्नो लेपर्ड। इसके अलावा यूरियाल, अर्गली, जो दुनिया की सबसे बड़ी जंगली भेड़ होती है, तिब्बती गजेल, साइबेरियन आइबेक्स एक तरह की पहाड़ी बकरी, भरल यानी नीली भेड़, ये सब ऊंचे पहाड़ों पर रहने वाले जानवर यहाँ मिलते हैं। चिरू भी? हाँ, तिब्बती मृग यानी चिरू, जिससे पहले शैतूत शॉल बनती थी, वो भी यहाँ पाया जाता है, हालांकि अब इसका शिकार प्रतिबंधित है। और एक बहुत ही दुर्लभ जीव, 2 कुबड़ वाला बैक्ट्रियन ऊंट, वो भी नुब्रा घाटी में इसी इलाके में मिलता है। वाह, ये तो वाकई खास जगह है। तो इसकी लोकेशन, भूगोल और खासकर यहाँ पाए जाने वाले जीव प्रीलिम्स के लिए बहुत जरूरी हैं। सीमा पुनर्निर्धारण का प्रस्ताव शायद इसके बेहतर प्रबंधन या संरक्षण से जुड़ा हो सकता है। जी, संभवतः। हमारा आज का आखिरी विषय भी एक संरक्षित क्षेत्र से ही जुड़ा है, सतकोसिया टाइगर रिजर्व। यहाँ गांवों के पुनर्वास को लेकर कुछ सवाल उठे हैं। ये रिजर्व कहाँ है? सतकोसना टाइगर रिजर्व ये उड़ीसा के बिल्कुल बीच में है। ये 4 जिलों में फैला हुआ है, अंगुल, कटक, बौद्ध और न्यायगढ़। उड़ीसा में? हाँ, इसमें 2 मुख्य हिस्से हैं, सतकोसिया गौर्ज अभयारण्य और बैसीपल्ली वन्यजीव अभयारण्य। और इन दोनों के बीच से महानदी नदी बहती है, जो यहाँ एक बहुत गहरी और शानदार घाटी यानी गौर्ज बनाती है। ये पूरा इलाका महानदी हाथी रिजर्व का भी हिस्सा है। अच्छा, महानदी नदी यहाँ से गुजरती है। इसका क्या महत्व है और ये विवाद क्या है? ये जगह इकोलॉजी के नजरिए से बहुत खास है। क्यों? क्योंकि ये भारत के 2 प्रमुख जैव भौगोलिक क्षेत्रों बायोजियोग्राफिक जोन्स, दक्कन प्रायद्वीप और पूर्वी घाट का मिलन बिंदु है। अच्छा, ट्रांजिशन जोन है ये। हाँ, और ऐसे मिलन बिंदु अक्सर बहुत ज्यादा जैव विविधता वाले होते हैं। यहाँ तरह तरह के पेड़ पौधे और जानवर मिलते हैं। साल के जंगल यहाँ मुख्य रूप से पाए जाते हैं। और जानवर? टाइगर रिजर्व है तो बाघ तो होंगे ही। बाघ, तेंदुआ, हाथी और खास तौर पर घड़ियाल, जो महानदी में पाए जाते हैं, ये सब यहाँ के महत्वपूर्ण जीव हैं। और विवाद? हालिया विवाद जो है वो रिजर्व के अंदर बसे कुछ गांवों के पुनर्वास में कथित अनियमितताओं को लेकर है। पुनर्वास मतलब गांव को हटाया जाता है? जी, टाइगर रिजर्व या अन्य संरक्षित क्षेत्रों के कोर एरिया से अक्सर मानवीय बस्तियों को हटाकर उनका पुनर्वास किया जाता है, ताकि वन्य जीवों को बिना बाधा का क्षेत्र मिल सके। लेकिन ये प्रक्रिया बहुत संवेदनशील होती है। आरोप यह है कि सतकोसिया में जो पुनर्वास हुआ है, उसमें लोगों को सही मुआवजा या पुनर्वास की सुविधाएं ठीक से नहीं मिली हैं। इसी मामले में उड़ीसा मानवाधिकार आयोग ने प्रशासन से रिकॉर्ड भी मांगे। तो ये वन्य जीव संरक्षण और स्थानीय समुदायों के अधिकारों के बीच संतुलन बनाने की जो चुनौती है, उससे दिखाता है। बिल्कुल, ये एक बहुत ही जटिल और महत्वपूर्ण मुद्दा है, जो अक्सर हमें ऐसे संरक्षित क्षेत्रों के संदर्भ में देखने को मिलता है। तो ये थी 30 अक्टूबर 2025 के कुछ अहम करंट अफेयर्स पर हमारी आज की चर्चा। हमने मानव विकास की बड़ी तस्वीर से लेकर खास परियोजनाओं, दुर्लभ जीवों, नई तकनीकों और कानूनी बारीकियों तक देखे कई अलग अलग पहलुओं को छुआ। हाँ, और अगर आप ध्यान दें तो इन सब में कुछ गहरे सूत्र भी नजर आते हैं, कुछ कॉमन थीम्स। जैसे हमने HDI में असमानता की चुनौती देखी, जो बताती है कि सिर्फ औसत आंकड़े देखना काफी नहीं। सही। फिर सतकोसिया जैसे मामलों में पुनर्वास के मुद्दे हमें विकास के मानवीय पहलू पर, उसके असर पर सोचने को मजबूर करते हैं।
उधर काराकोरम की सीमाओं का सवाल या क्लाउड सीडिंग की जरूरत, ये हमें पर्यावरण पर बढ़ते दबाव और उसके प्रबंधन की चुनौतियों की याद दिलाते हैं। ये सब जुड़े हुए हैं कहीं ना कहीं। बिल्कुल। तो एक सोचने वाली बात ये उभरती है कि हम विकास के जो लाभ हैं उन्हें समाज के सभी वर्गों तक, खासकर सबसे कमजोर लोगों तक कैसे पहुंचाएं, और साथ ही अपनी नाजुक पारिस्थितिकी, अपने प्राकृतिक संसाधनों और स्थानीय समुदायों के अधिकारों की रक्षा कैसे करें। क्या हमारी नीतियां और योजनाएं वाकई जमीनी हकीकत से जुड़ी हैं, और क्या वो लंबे समय तक टिकाऊ हैं? इन सवालों पर विचार करना मेरे ख्याल से बहुत जरूरी है। वाकई ये बहुत अहम सवाल हैं जिन पर मनन करना चाहिए। उम्मीद है कि आज का ये विश्लेषण आपकी यूपीएससी तैयारी में जरूर मददगार साबित होगा। अगर आपको ये जानकारी उपयोगी लगी हो तो कृपया इसे लाइक करें और आगे भी ऐसे विश्लेषणों और अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जी। अगले विश्लेषण तक आप सब पढ़ते रहें और सीखते रहें। धन्यवाद। धन्यवाद।